अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। मुल्क की तारीख में हर इंतखाबी नताइज पर उंगलियां उठती रही हैं। हारने वाले धांधली का शोर करते रहे हैं और जीतने वाले जीत का जश्न मनाते रहे हैं। लेकिन 2024 के इंतखाबात मुल्क की तारीख के शायद सबसे मुनफरिद इंतखाबात हैं, जिसके नताइज पर सिर्फ हारने वाले ही नहीं बल्कि जीतने वाले भी एतराज़ उठा रहे हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन के बाद ताखीर से नताइज आने के साथ ही हारने वाले उम्मीदवार शिकायत करते हुए नजर आए कि फॉर्म 45 के मुताबिक तो वो जीत रहे थे, लेकिन जब फॉर्म 47 के जरिए वोट्स की हतमी गिनती सामने आई तो वो इलेक्शन हार चुके थे। शिकवे शिकायतों से बात आगे बढ़ी और मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला मुल्क भर में शुरू हो गया। बड़े शहर तो बड़े शहर, सिंध और बलूचिस्तान के छोटे शहरों में होने वाले बड़े एहतजाजों ने सबको हैरान कर दिया। कुछ जीतने वालों ने धांधली का इल्जाम लगाकर गैर रिवायती अंदाज में अपनी नशस्त छोड़ने का ऐलान करके भी सबको परेशान कर दिया। जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया 26,000, जबकि एक्चुअली मुझे 30,464 वोट मिले, लेकिन उससे ज्यादा वोट आजाद उम्मीदवार जो पीटीआई के उनको मिले। और मैं इतना ज़र्फ रखता हूं कि मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि पीटीआई वहां पर उसका हिमायत याफ्ता आजाद कैंडिडेट जीता है और मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। इलेक्शन को तो हम लोग जीडी वाले कबूल करते ही नहीं। फैसला हो ही गया था कि पूरा सिंध पीपल्स पार्टी को देना है, तो 2 सूबाई सीटें आ गई हैं मेरे पास, लिहाजा ये दोनों भी हमें छोड़नी पड़ेगी। इस पे भी जरदारी साहब के लोग आ जाए। तो हाफिज नईमुर रहमान से पहले गुजरात में हुसैन इलाही के जीते हुए हलके NA 63 से नून लीग के उम्मीदवार नवाबजादा गजनफर गुल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए इल्जाम लगाया था कि जिसको जितवाया गया है वो तीसरे नंबर पर था, जबकि जीतने वाले आजाद उम्मीदवार को हराया गया है। गुजरात के हल्का NA 65 से नून लीग के उम्मीदवार चौधरी नसीर को कामयाब करार दिया गया, लेकिन यहाँ पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा ने अपनी शिकस्त का एतराफ करने के साथ ही दावा किया था कि लोगों ने मैंडेट आज़ाद उम्मीदवार सैयद वजाहत हुसैन शाह को दिया है, लेकिन नून लीग के उम्मीदवार को धांधली से जितवाया गया है। ऐसा ही बयान इस्लामाबाद के 2 हल्कों से लड़ने वाले आज़ाद उम्मीदवार खोकर ने भी दिया है। अब मेरा जो पोलिंग एजेंट मेरे पास लेकर आया उसके मुताबिक तहरीके इंसाफ के जो कैंडिडेट थे हिमायत याफ्ता अली बुखारी साहब और शोएब शाहीन साहब, वो इलेक्शन जीते हुए थे, और जो हमारी टैबुलेशन के मुताबिक जो पीछे थे साहब, उनको इलेक्शन जिता दिया गया। तो नाज़रीन, मुबैना धांधली के इल्जामात के इस कहानी में अहम मोड़ आज इस वक्त आया जब कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने इंतखाबात में धांधली के संगीन इल्जामात लगाते हुए ओहदे से इस्तीफा दे दिया। बतौर कमिश्नर रावलपिंडी इंटरिम गवर्नमेंट ने साफ शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए तकरीबन 1.25 साल पहले लगाया था, लेकिन मैं इंतहाई अफसोस से कहता हूं कि मैं वो इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका और मैं अपने ओहदे से यहाँ इस्तीफा दे रहा हूं। मैंने जो इस इलेक्शन में गलत काम किया है, रावलपिंडी के 13 MNA की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70 हज़ार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है, और आज भी हमारे लोग बैठ के जेली मोहरें लगा रहे हैं। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात को इलेक्शन कमीशन ने तो मुस्तरद कर दिया है। इलेक्शन नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार इलेक्शन पर नजर रखने वाली तंजीमों और अफराद की तरफ से भी किया गया है। फैफर के मुताबिक नताइज में ताखीर से मुताल्लिक वजूहात और वजाहतों के बावजूद इस ताखीर ने इलेक्शन के अमल को गहना दिया है। इंतखाबात के हवाले से काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम पतन के सरबराह सरवर बारी कहते हैं कि माजी के इंतखाबात में भी धांधली के इल्जामात उठते रहे हैं, लेकिन अब की बार उनकी शिद्दत और नौयत ज़्यादा है। बिल्डाट के सरबराह अहमद खूब ने भी इंतखाबी नताइज के ताखीर से इजरा पर शकूक का इजहार किया था। अमरीकी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने इलेक्शन में मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तगियों की आज़ादाना तहकीकात पर जोर दिया है। 8 फरवरी को नाज़रीन इलेक्शन के दिन मुल्क भर में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस की मअतली पर भी न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर सियासी और समाजी हलकों की तरफ से एतराज़ात सामने आए हैं, बल्कि कई ममालिक बशमूल अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी तशवीश का इजहार किया गया है। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा है कि अमरीका काबिल एतमाद बैनुल अक़वामी और मकामी इंतखाबी मुबस्सिरीन के जायज़े से मुत्तफ़िक़ है कि पाकिस्तानी इंतखाबात में इजहार राय, तंजीम साजी और पुरअमन मुज़ाहिरों की आज़ादी पर गैर ज़रूरी पाबंदियाँ लगाई गई हैं। अमरीका, बरतानिया, अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन ने इंतखाबी अमल में मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहक़ीक़ात पर भी जोर दिया है। निगरां हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के हवाले से आलमी और मकामी ख़दशात को मुस्तरद कर दिया है। 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में धांधली के हवाले से दरख्वास्त की समाअत भी होने जा रही है। मुमकिन तौर पर नाज़रीन वहाँ कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर भी बात होगी। इसके अलावा आज PTI पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज़ खटक ने इलेक्शन में जमात की शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करते हुए अपनी पार्टी की चेयरमैनशिप को खैर बात कह दिया है। इनसे पहले
इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर खान तरीन ने कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों पर नाकामी के बाद सियासत छोड़ने का ऐलान किया था। इसी तरह जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने भी इलेक्शन में शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करते हुए अपने ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान किया, लेकिन उनकी जमात ने इस्तीफा मुस्तरद कर दिया है। ANP के सीनियर नायब सदर अमीर हैदर खान होती ने भी अपने आबाई जिला मर्दान में पार्टी की शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करते हुए पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। बड़ी गुमगू किसी सूरत हाल है, होने क्या जा रहा है, इस पर बात करने के लिए मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान फैसल वावडा साहब सीनियर सियासतदान हैं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। सबसे पहले तो सर, ये आज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कमिश्नर रावलपिंडी की तरफ से, बड़े संगीन इल्ज़ामात उनकी तरफ से आते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन निगरां हुकूमत के ऊपर उनकी जानिब से इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं। फिर चीफ जस्टिस साहब का भी एक स्टेटमेंट सामने आता है, वो भी कहते हैं कि इल्ज़ामात से कुछ नहीं होगा, सबूत दें। क्या होने जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इसे, क्या है ये सब कुछ? बहुत शुक्रिया किरण साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये कि आज हफ्ते का दिन है, आप लोग एंजॉय नहीं करना चाहते, मौसम भी अच्छा है, कॉफी भी अच्छी है, PSL भी शुरू हो गया है और हमारे पास कोई ब्रेकिंग न्यूज आ नहीं रही थी, बोर हो गए थे ट्रांसमिशन से। ये ड्रामा है, तो दिस इज नथिंग एबनॉर्मल, दिस इज बिजनेस एज यूजुअल। हम 8 PTI मांगती थी, 8 हल्के खुलवा दें। इस ड्रामे का डायरेक्टर कौन है? इस ड्रामे का डायरेक्टर कोई भी हो। देखिए, एक तो ये कि जो इल्ज़ामात इलेक्शन कमिश्नर ने लगाए हैं वो कोई नई चीज़ नहीं है, वो हमें पता है। हम बात कर रहे हैं कि 2018 में भी हुआ था, उससे पहले भी हुआ था, आगे भी होगा, होता रहेगा। दूसरी चीज़ ये कि जो इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। उनकी दोस्तियाँ किसके साथ थी, उनके पास जायदाद कहाँ से आई, वो कितने ज़बरदस्त थे, कितने बुरे थे, उसको भी प्रूव कर लें, इसको भी प्रूव कर लें। उनकी अगर कहा जा रहा है वाबस्तगियाँ और दोस्तियाँ तहरीके इंसाफ के साथ हैं, बड़े खुलेआम उनकी तस्वीरें भी आ रही हैं, तो मैं सरप्राइज़ नहीं होऊंगा कि ये भी पॉसिबिलिटी और ये भी पॉसिबिलिटी के नून लीग ने लॉन्च कर दिया, उनको पैसे दे दिए हों। सारा खेल पैसे का, यहाँ सबके सेल्फ इंटरेस्ट है। 10 दिन 12 दिन उनकी रिटायरमेंट के ऊपर है। आपको लगता है तहकीकात होंगी तो कुछ निकलेगा? मैं बहुत आपको इसका जवाब मुतमईन कर देता हूँ आपको। कितने साल हो गए भुट्टो साहब की शहादत को? 40-50 साल। 50 साल तो हो गए माशाल्लाह से हमें। तो हम अभी तक उसको भी प्रो भी कर रहे हैं। और हमारे पास PIDC के पास कराची में एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी हुई है, अरबों खरबों डॉलर की इमारत है। उसको 46 साल माशाल्लाह से हो गए। तो ठीक है, प्रूव करें। जो कमिश्नर साहब ने कहा है वो भी प्रूव कर लेते हैं, और जो कमिश्नर साहब के ऊपर इल्जाम आते हैं उसका भी प्रूव कर लेते हैं, तो निकल जाएगा ये 1-2 इलेक्शन। असल सवाल ये है कि गवर्नमेंट बनने किसकी जा रही है, क्योंकि इस वक्त इतना ज्यादा क्योस है ना। कल रात ख्वाजा साद रफीक साहब एक ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं कि मुझे PMLN को कांटों का ताज सर पे पहनने का कोई शौक नहीं है। PTI के जो आजाद उम्मीदवार हैं वो आए आगे और आके हुकूमत बनाए। PMLN के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैबिनेट शेयर नहीं करेगी। समझ नहीं आ रहा हुकूमत बनेगी किसकी। किरण साहब, एक तो ताज, कांटों का ताज पहना नहीं रहा कोई उनको। नून लीग को कांटों के ताज पे सब मिलके बिठा रहे हैं। अच्छा, तो फर्क होता है। हाँ। कांटों के ताज को पहनना और उस पर बैठने में बड़ा फर्क है। तो चीखें तो निकलेंगी। ठीक है। तो दूसरी चीज ये कि आपने कहा कि क्या हो रहा है अभी के आज के हिसाब से, अगर हम इस वक्त जब बात करें आपके प्रोग्राम में, तो कोलिशन की गवर्नमेंट है, PDM 2 है, और क्या कहते हैं, जरदारी साहब जो हैं या पीपल्स पार्टी जो है वो आईनी ओहदे ले लेगी। और आईनी ओहदे लेने के बाद शायद इतनी परसेंटेज अगर उनको ये समझ में आ जाए कि 1.5 साल चल जाएगी, तो वजारतों लेने में कोई कबात नहीं होगी किसी को। फिर आपने एक मौलाना साहब का भी खेल देख लिया, तो मौलाना साहब का भी खेल ये कि उनको उनकी विशेष के हिसाब से रिजल्ट नहीं आए। तो जो मैंने आपके पता नहीं आपके चैनल पे, आपके शो पे कहा था के हवाले से, जो वो तो मैंने कहा ही था, वो तो ठीक है, अल्लाह की मेहरबानी, वो तो रिटन ऑन द वॉल, जैसे आपका ये ऐड लगा हुआ है वैसे वो भी क्लियर है। अब ये देखना है कि सारे जो लीडर हैं एक्सपायर्ड, ये एक कंटेनर के ऊपर होंगे या उसके अंदर बंद होंगे। इससे पहले कि मैं, क्योंकि कमिश्नर के हवाले से बात कर रही हूँ, लेकिन आपने मौलाना साहब की बात कर दी ना, तो मैं जरा ये भी आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्या एनी पॉसिबिलिटीज, आपने कहा कि कंटेनर पे हो सकते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अभी जो हमने PTI की गवर्नमेंट में मौलाना साहब का PDM का पूरा इत्तेहाद बन के और फिर उसके बाद मौलाना का जो स्ट्रीट पावर है उसे इस्तेमाल करते हुए देखा था, कि एनी पॉसिबिलिटी कि अब यहाँ पर PMLN गवर्नमेंट कर रही हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उनके साथ हो, और दूसरी तरफ PTI के साथ मिलकर ये जो JUIFA है ये अपना स्ट्रीट पावर लेकर आए? एनी पॉसिबिलिटी? नहीं, देखिए मैं आपको इसको थोड़ा सा आसान कर देता हूँ आपके लिए। आप परेशान हैं आज, मुझे लग रहा है, कंसर्न है बहुत पाकिस्तान। मैं आपको बताया, देखिए आप मरी गई वीकेंड पे, आप समझे मरी आप गई जमहूरी गाड़ी के अंदर बैठ के,
वापसी में रात को 3 बज गए, पेट्रोल खत्म हो गया, मौलाना साहब की टैक्सी आगे खड़ी हो गई। उन्होंने कहा भाई मैं आपकी जगह का फ़ायदा उठाऊंगा, आप मजबूर हैं, आपको 500 रुपये किराए की जगह 5000 किराया देना है। आपने कहा मैं इतनी मजबूर हूँ 7000 ले लो। उसने कहा नहीं आप 7000 देने को तो 15000 दे दो। बस वो जमहूरी गाड़ी के किराए का सेटिंग हो जाएगी, जमहूरी जनाजा उस गाड़ी में चलना शुरू हो जाएगा और थोड़े दिन बाद वो पहाड़ी से गिर जाएगी और फिर नई इलेक्शन आएंगे, नई पौध आएगी, नई कौम देखेगी। नए इलेक्शंस कब तक आएंगे? देखिए मौजा अगर आपका हो गया, मेरा तज्जिया है, अल्लाह की मदद आ गई, कोलेशन चल गई, इनमें कोई आपस में झगड़े नहीं पड़े, क्योंकि तो ज़रा सा धक्का देंगे तो वो हिलेंगे, ठीक है, तो वो थोड़ा छोड़ेंगे फिर खींच लेंगे। तो इस पोजीशन के अंदर 1.25 साल 1.5 साल बहुत कोई अल्लाह ताला की मदद आ गई तो 1.5 पौने 2 साल हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि उधर तक हम जा रहे हैं। तो सिर्फ अच्छी चीज़ अल्लाह की तरफ से इस इलेक्शन में ये हुई है कि एक्सपायर्ड लीडर छट जाएंगे, रेगिंग कम होगी, जमहूरी निज़ाम आ जाएगा, प्रोग्रेसिव प्रोडक्टिव पाकिस्तान की तरफ हम चल पड़ेंगे, प्रोवाइडेड एक्सक्यूज मी कि 6 को वक्त ज़रूरत 9 और 9 को 6 पढ़ने वाले इस बार अपना वो काम करें और बाकी सब अपना काम करें। सही, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करें। अब जरा दोबारा वो जो कमिश्नर वाले मामले पे मैंने शुरू किया था वहां पे दोबारा आ जाती हूँ। एकदम इस्तेहकाम या अफरा तफरी के लिए, वाकई से फैलाने के लिए कोई साजिश की गई है? देखिए ये कोई नॉर्मल आदमी एक्सेप्ट कर सकता है कि 10 दिन के बाद, भाई आप 10 मिनट बाद होता, 10 घंटे बाद होता तब भी मान लेते। आप 10 दिन बाद कह रहे हैं मेरा ज़मीर जाग गया है। खुदकुशी भी आज ही सुबह। अच्छा, खुदकुशी भी मसला ये हमारे मुल्क के अंदर ना, चाहे वो आदमी हो या औरतें हो, हर बार कहती हैं खुदकुशी कर रही हैं, करती कोई नहीं है। मैंने जितने भी किस्से अपनी जिंदगी में बड़े होते सुना, नहीं खुदकुशी नहीं खुदकुशी करे भाई, नहीं हराम तो है ना भाई, इतने बड़े दावे ना करें ना। कई होते हैं जो खुदकुशी करके बता भी देते हैं हमने गोलियां खा ली हैं, फोन करते हैं कहते हैं हम गिर रहे हैं, मरने वाले हैं, हम गोलियां। अब हम सोसाइटी का हिस्सा है ना, देखते हैं ये सब चीज़ें। आदमियों का, अब ये इतना बड़ा उम्र का आदमी भाई खुदकुशी करनी थी, खामोशी से खुदकुशी कर लेते, एक नोट लगाते ही मैं सवायद छोड़ रहा हूँ और मैं ज़मीर के बोझ में इलेक्शन के अगले दिन, और आप मर जाते तो हम आपकी फातिहा करने के लिए, जनाजा उठाने के लिए आए थे, और कहते यार बड़ा अच्छा आदमी था। ये तो जो काम 10 दिन बाद रिटायर हो रहा है आदमी, इसमें तो खुद 100 क्वेश्चन है, इसके बाद इतनी जायदाद कहाँ से आई, इसकी प्रॉपर्टी की फाइलें कहाँ से आई, 10 दिन पहले रिटायर हो रहा है, और ज़मीर 10 दिन बाद मिस्टर ज़मीर जाग रहे हैं। 9 घंटे बाद होते, 10 घंटे बाद, तो अगले दिन भी होते, शायद दूसरे दिन भी होते हैं कि 20 बच्चों ने कोई ज़मीर जगा दी है। अक्सर ये होता है कि आप बेज़मीर होते हैं, आपके घर वाले ज़मीर जगा देते हैं। 10 दिन के बाद और 10 दिन पहले रिटायरमेंट, नॉनसेंस। इसको नॉर्मल लें, ये कल सुबह फिजल आउट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी नॉर्मल लेगी इसको या नोटिस ले सकती है, आपको लगता है? देखिए मैं तो गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ के कि अब कोई नोटिस ना लें। अच्छा, बहुत नोटिस हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। उस नोटिस के अंदर नस्ला टावर का भी नोटिस होना चाहिए था, वो गिर गया, गरीब सड़क पे आ गए, भुट्टो साहब मर गए, उसका भी नोटिस ना ले लेते उस वक्त। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गिरा दी, रात के 12 बजे पाबंद करके, उस वक्त नोटिस ले लेते हैं। तहकीकात से कुछ कह नहीं रहा, लेकिन जिस वक्त तक तहकीकात होगी हम उस वक्त ऊपर जा चुके होंगे। तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, कोई भी विफाक में हुकूमत बनाना नहीं जा रहा है। कल पीर साहब पगारों का अगर आपने देखा स्टेटमेंट, वो कह रहे हैं कि सिचुएशन ऐसी हो रही है कि मार्शल लॉ भी लग सकता है, इमरजेंसी भी हो सकती है। कुछ भी नहीं आ रहा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। इसको एक आप सैटरडे का दिन देखें, उसके अंदर एक ब्रेकिंग न्यूज़ देखें, कुछ ने खाना ऑर्डर कर दिया हो, किसने कॉफ़ी, किसने कश्मीरी चाय। आज हम डिस्कस कर रहे हैं, सुबह आप उठेंगे सब चीज़ें फिजल आउट हो चुकी होंगी, आदि हो चुकी है। हम तो अगेन ये इन्फॉर्मेशन है आपकी या तज्जिया है? मार्शल लॉ नहीं लग रहा। देखिए मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि मेरा तज्जिया जो है वो खबर बन जाती है और खबर के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, इसको रिवर्स कर लेते हैं। जिधर हम इशारा करना चाहते हैं वो उस इशारे से मैं हटा लेता हूँ, ठीक है जी, कि उनको भी नहीं पता। अगर इतने फार साइडेड होते तो फिर हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो हम उनको भी जितना उनको काम आता है उतना ही रखे रहने देना, जुडिशरी का काम उतना रखे जितना हमारा है, आपका है, हम बांट ले काम तो सकून चले। हम प्रॉब्लम है कि या हम कहते हैं इनको सब पता है या इनको सब पता है, तो फिर हम तो घास खाने आए थे, फिर हमारा और आपका कोई काम नहीं है। तो हमारा और आपका काम है, उसी को करने दें, बाकी सब देख लें। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब कल और परसों बड़ी खबरों में रहे हैं, जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, जो इंकशाफात किए हैं उन्होंने। अब कुछ टेक्निकल साइड पे अगर उसको देखें कि मीटिंग्स कब हुई, वो किसकी बात करें, तो कहीं कहीं पर झोल नजर आता है। क्या हुआ ये मौलाना फजल रहमान साहब? देखिए मेरी बात सुने, ये इस्टेब्लिशमेंट को हिट करने का जो मरहला है वो शुरू हुआ है नवाज शरीफ साहब से। जब नवाज शरीफ साहब ने हिट किया तो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट बात करने आ गई, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने हिट किया, उनसे ही बात हो गई। फिर उस नादानी के अंदर ये नहीं रियलाइज़ किया कि इस बार की इस्टेब्लिशमेंट ऊपर से नीचे तक बड़ी डिफरेंट है, ईमानदार है, उनके अपने कोई इंटरेस्ट नहीं है, एम्बिशंस नहीं है। तो हमने क्या किया, हम PTI उससे 10 गुना आगे जाके उन्होंने कहा ये तो हमारे साथ बात नहीं करेंगे, लेट जाएंगे। वो खड़े होने वाले लोग तो खड़े हो गए, ठीक है जी। इसी तरह मौलाना साहब भी उसी तरफ जा रहे हैं, ठीक है। उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है
कि आप अपनी नलायकी, नकम्मापन, नाअहली और ख्वाहिशात, चाहे वो मेरी क्यों ना हो, उसका मलबा ना डाला करें दूसरों के ऊपर। हम कभी डाल देते हैं, क्योंकि हम इस्टेब्लिशमेंट का नाम बहुत इजीली इसलिए लेते हैं कि वो बार बार आके अपना बयानिया नहीं बताती, हम नहीं थे, हम थे, हम बुरे हैं, हम अच्छे हैं। वो क्योंकि बात नहीं करती तो हम कहते हैं जो आदमी बात नहीं करता ना उसकी तो हम तहस नहस कर दें उसको, हम उसका एडवांटेज ले रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि उन लोग ये रियलाइज़ नहीं करते कि उनको मजबूर ना करें कि वो इस तरह बात करने आ जाए। ठीक है, जब इस तरह बात करने आएंगे ना तो फिर सबकी ज़बानों के अंदर हलक में चीज़ें फंसना शुरू हो जाएंगी। तो इस किसी आदमी को इतनी बुरा भला, मुझे आप रोज़ गाली दें, रोज़ गाली दें, रोज़ गाली दें, और आप बहुत ताकतवर हो, आपको पूरा स्टूडियो और इसमें बंदूक आ लें, एक दिन मैं आपके खड़ा हो जाऊँगा और कहूँगा आप बताओ या मैं मर जाऊँगा या मार दूँगा। तो इसको एहतियात से काम लें, वरना अगर एक कंटेनर के अंदर सब जमा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, उसको नीचे ला के सबको एक साथ ही पाक सरजमीन कतराना। ये जो कुट्टी हुई है मौलाना साहब की, थोड़े दिन ये की है। किससे हुई है, कहाँ हुई है? थोड़े दिन की सरबराही कर रहे थे पीडीएम की। देखिए उन्होंने तो कमाल काम किया, 4 सीटों के साथ 100 सीटों वालों को अपने पीछे लगा दिया। उनकी पॉपुलर वेव के मौलाना साहब भी आ गए। मजेदार बात ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में हम देखा है, आई वुड गिव हिम द क्रेडिट कि मौलाना साहब भी जैसे बाकी फसली बटेरे पीटीआई की पॉपुलैरिटी वेव के ऊपर आके बैठ गए, जिन्होंने भाई उनसे पूछा तुमने अपने घर में क्या किया था, 6-8 महीने पहले तुम आए हमें भाषण दे रहे हो। हम तो वो लोग थे जब खान साहब की जान को खतरा होता था, अलर्ट आता था, तो हम तो सीना अपना आगे लगा के ह्यूमन शील्ड बन के उसके आगे खड़े होते थे। तो हमें बताओगे जिन्होंने इस गवर्नमेंट, इस पार्टी को खून दिया है, ठीक है, लेकिन ये तमाशबीन है। अभी एक झटके में आधे बिक जाएंगे, आधे रह जाएंगे, तो फिजल आउट। लेकिन ये मौलाना साहब की आप कह रहे हैं 4 दिन की कुट्टी है, तो ये दोस्ती कहाँ जाकर होगी, किस नुक्ते पर होगी? वही आपने 500 रुपए के फ्यूल के मजबूरी की हाल है 5000 देने या 50। अभी क्या मौलाना साहब को याद दिला दूं मैं आपके तवज्जुह से, टर्की की चीज़ें कोई दुनिया से दूर तो नहीं है। तो फिर टर्की की अगर चीज़ें सामने आ जाएंगी तो दोस्ती फ़ौरन करनी पड़ जाएगी। इससे पहले जो मिलता है ले लें, वरना टर्की तो बहुत आसान सी जगह है। मैं आपके शो पे पहली दफ़ा ही बात कर रहा हूँ, मुझे अभी याद आ गई है। तो बिफोर यू एंड आई गो टुवर्ड्स टर्की, इट्स बेटर फॉर मौलाना साहब कि जल्दी जल्दी जो मिलता है 25,000 की जिद ना करें, 500 रुपये, 550, 600 रुपये लेके चलते करें। क्या है टर्की में, थोड़ा सा तो बता दें। अभी तो मैंने आपको इतना बताया, अब इसका फिर हम अगले प्रोग्राम में आप नहीं बुलाएंगे अगर मैं सब कुछ दे दूंगा आपके यहाँ। नहीं, आप हमेशा यहाँ बैठे होते हैं मेरी सीट पर, थोड़ा बहुत तो बता दें ताकि पता तो चल जाए कि टर्की का क्या। मैंने इतना बोल दिया, अब आप इसके फायर क्रैकर्स देखेंगे। मौलाना साहब से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि 500 रुपये किराया बनता है, 600-700 में फैसला करें, वरना टर्की दूर नहीं है। फिर टर्की को जस्टिफाई करना और टर्की के ऊपर बेलें लेना बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। ये किस मामले पे, किस नुक्ते पे जाके दोस्ती हो जाएगी? हो जाएगी। ये देखिए ये सब नहीं फिर नहीं फार फैच है वो। तो देखिए कुछ लोगों के वजीर आजम बनने के बचपन के ख्वाब हैं, हमारी पार्टी में भी थे, वो पता है उनकी शेरवानियाँ छोटी हो गई, वो बड़े हो गए उससे, लेकिन वो उसी को पहन के बैठे हैं, ये भी उनका ख्वाब है। और मैं तो कहता हूँ देखें, अगर मुझे ये फैसला देते मुल्क का कभी एक ऐसी सिचुएशन थी कि मैं येस और नो करता, जैसे चीफ जस्टिस साहब की पोजीशन है या बाकियों की पोजीशन, तो मैं कहता कि पीटीआई की अगर नहीं भी हैं सीटें, इनको कहो गवर्नमेंट बनाए, चलाएं। इनका ना बाप गवर्नमेंट बना सकता है, ना इनका बाप गवर्नमेंट चला सकता है। ये तो हमें पता है अंदर से। ये सारे नाअहल निकम्मे जो सामने आपको फरसूदा निज़ाम के एक्सपायर्ड लीडर हैं, इनका बाप भी नहीं चला सकता है मुल्क, ठीक है। ये सारे इमरान खान के साथ मिलकर दोस्त बन जाए, बेस्ट फ्रेंड बन जाए, तब ये मुल्क नहीं चला सकता। फैसल साहब, ये जनरल बाजवा के हवाले से तमाम जमातें जब वो ऑपोजिशन में रहीं, जनरल बाजवा को क्रिटिसाइज करती रही हैं। पीएमएलएन ने भी जनरल बाजवा को क्रिटिसाइज किया, पीपल्स पार्टी ने भी जनरल बाजवा को क्रिटिसाइज किया, फिर पीटीआई जब हुकूमत से निकल गई तब उन्होंने भी जनरल बाजवा को क्रिटिसाइज किया। अब मौलाना फजल रहमान साहब आ गए, वो भी जनरल बाजवा को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि उनके कहने पर अदम एतमाद लाई गई है। तो ये हुआ क्या है? इनका भी ज़मीर जाग गया है, मौलाना साहब का भी 2 साल बाद 20 महीने बाद ज़मीर जाग गया। तो जिस आदमी जो आदमी मजहबी दर्स देता हो वो इतना बड़ा झूठ भी बोल सकता है। सवाल तो यहाँ से उठना चाहिए ना कि मौलाना साहब आप 20 महीने से रात सुबह के बैठे थे, नंबर 1, नंबर 2 वो कह रहे हैं मैंने उस वक्त इसलिए नहीं किया, वरना कहते कि इमरान खान को सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा चलें जी, अगर फिर आप आज क्यों कर रहे हैं? उस वक्त गवाही दे रहे थे कि जनरल बाजवा न्यूट्रल है। मिल रहा था ना, हाउसिंग थी ना, सारी बेनिफिट नजर आ रहा था। अब वो पेड़ भर गया, टर्की तक का सफर हो गया, वो अमेरिका तक का सफर करना चाहते हैं, लंदन का करना चाहते हैं। वो तो महंगी जगह है ना, हम वहाँ झक मारे इतने सालों से पैसे लगा के, तो हम भी तो रेजिस्ट करेंगे ना कि हम हर महंगी जगह पे नहीं आने देंगे आपको। छोटा छोटा चलें, जहाँ जहाँ तक है वहीं तक चलें। तो जो लाइटर नोट बात कर रहा था, वैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि देखिए बाजवा साहब का नाम उछालना बहुत आसान काम है, वो सरबराह हैं।
एक्चुअली जो एक ख़ास है ना, उस पे ना पीटीआई बोलती है, नू ने थोड़ा सा बोला, पीपल्स पार्टी नहीं बोलती है, मौलवी नहीं बोलता। जनरल फैज़ की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, आप नाम ले लें, मैं तो ख़ास बोलूँगा कि जब तक ख़ास मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचेगा तब तक मैं तो उसका कब्र तक पीछा करूँगा। उसके पास है इन सब की लाइफ लाइन के चट्टे पट्टे, बाजवा साहब के पास है नहीं, ठीक है, क्योंकि बाजवा साहब भी बाईपास किए गए, उनको भी भरोसे में चोट पड़ी। लेकिन जो डैडी टू थे ना उस ज़माने के, हमने तो उनको कुर्सी पे जब ताकतवर थे ना, दुनिया पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकतवर, हमने उस वक्त मैंने उससे टक्कर ली थी। मैं तो आखिर तक कब्र तक उसके पीछे जाऊंगा, चाहे मैं जाऊँ उस कब्र के अंदर या वो जाए। लेकिन उस डैडी टू के पास ना इन सब की लाइफ लाइन की फाइलें, वो इनको बहाना करने में 1 मिनट नहीं लगाएगा, इसलिए वो नाम नहीं लेते, वो इधर उधर से लीक भी करवा देगा। बाजवा साहब ये कमज़ोर आदमी का नाम इस तरह लेते हैं जिसका सबूत नहीं है, जिस खुद भरोसे में जिसने मार खाई। ऑल्दो इट इज़ अ सैड डिसअपॉइंटमेंट कि इतनी बड़े मनसब पे बैठने वाला नहीं। मौलाना साहब की फाइल भी शामिल है। देखिए करण साहब, इस मुल्क के अंदर सियासतदानों की फाइल और सियासतदानों के एफिडेविट किसी वजह से सब बनाए जाते हैं, ठीक है। और क्योंकि मौलाना साहब की फाइल बड़ी हो गई, वो टकी तक चली गई, तो बेहतर ये कि मौलाना साहब अब बस जितना हो गया वो हो गया, वापस आ जाए, ब्रेक लगा ले। हाँ, ब्रेक लगा ले, वरना ब्रेक फेल हुई तो ये पहाड़ से नीचे गाड़ियाँ, इन टर्की शर्की तक बेल शेल नहीं होती। फिर आप जो भी स्ट्रीट एजिटेशन करनी करते रहें, क्योंकि 9 मई की तर्स की तरफ अगर 1% भी आप गए तो मैंने जैसे कहा ना कि हलक से बात करना मुश्किल हो जाएगा। पार्टी सरबराहान पार्टीज छोड़ रहे हैं, पहले हमने तरीन साहब को देखा, फिर अब परवेज़ खटक साहब ने पार्टी छोड़ दी है। अपनी वजह तो बता रहे हैं कि खराबी सेहत की वजह से वो छोड़े, मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, लेकिन क्या यही वजह है या इलेक्शन का जो नतीजा आया वो दिल बर्दाश्त हो गया? देखिए, मैं आपको, मुझे तरीन साहब का तो ज़ाती तौर पर बहुत तकलीफ़ है, बहुत ज़बरदस्त आदमी है और उन्होंने बड़ी खिदमत की है मुल्क की। इट इज़ अ सैड इवेंट कि तरीन साहब जैसे आदमी पॉलिटिक्स से निकल गए, रियली सैड, जो काफ़ी अरसे बाद वापस आए थे, इनफैक्ट वापस आए थे, ठीक है। दूसरा ये कि चलें उस पार्टी के सरबराह या उस पार्टी को संभालने के लिए हमारा एक और दोस्त सलीम खान साहब हैं। मैं अगर डिसीजन मेकर होता तो मैं कहता इनको सीएमशिप दें तो ये उठा देंगे मामले को, लेकिन क्योंकि हमारा फैमिली कॉरपोरेशन है पाकिस्तान, तो हमारी लायक नालायक होगी, हम उसी को देंगे, ठीक है। बट दिस इज़ द लास्ट टाइम, क्योंकि ये नून लीग का इक़्तिदार भी आखिरी है, इसके बाद ये पंजाब की एमक्यूएम बन जाएगी। सो उसमें बहुत कुछ अच्छा भी होने जा रहा है पाकिस्तान के लिए। हैविंग सेड दैट, आई थिंक जहांगीर तरीन साहब का तो लॉस है, इट्स अ सिवियर लॉस टुवर्ड्स पाकिस्तान। और परवेज़ खटक? परवेज़ खटक साहब का लिए मैं कहूँगा कि मेरे ख्याल से उन्होंने शायद प्रिंसिपल सियासत की है, ये सोचते हुए कि जो रिजल्ट्स आए थे उसके बाद उनको वाकई में कुर्सी पे नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक वो जो ओवर कॉन्फिडेंट हुए उस पर उन्होंने रियलाइज़ किया और इसको आप पॉजिटिव वे में अप्रिशिएट करें कि उन्होंने बाकियों को मौका दिया कि आप ट्राई कर लें। जैसे सिराजुल हक साहब भी जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही कर रहे हैं, उनका जाना इसलिए बनता है कि उनके एतबार में कोई भी जमात इस्लामी बहुत सी पार्टी है और ख़ुद भी बहुत से आदमी हो, लेकिन जैसे नईम साहब हैं, नईम रहमान साहब, मैं हमेशा उनसे कहता हूँ सिस्टम में बैठ के सिस्टम को ठीक करें। ये बार बार सिस्टम से बाहर नाराज़ हो जाएंगे, मैं स्टूडियो में नहीं आऊँगा, आपको बुरा भला कहूँगा, इससे काम नहीं चलेगा। आए इधर फेस करें, इसको सॉर्ट आउट करें और सिस्टम की अच्छाई की तरफ उसको लेकर। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं आपने फैसल वाडे साहब प्रोग्राम से, बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान, मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान फैसल करीम कुंडी साहब मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। सबसे पहले तो सर, पीपल्स पार्टी इलेक्शन के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है, पंजाब के कई हलकों पर आप लोगों की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। आज जो कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनके जो इल्ज़ामात सामने आए, समझते हैं आपके तहकीकात होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस पर तो ऑलरेडी मेरी स्टेटमेंट पार्टी तरफ से आगे कि बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन पहली बात सवाल ये होता है कि कमिश्नर का क्या रोल है इलेक्शन में, क्या कमिश्नर का कोई रोल होता है? फिर दूसरी बात यह है कि उन्होंने खुद अपने ही बयान को कंट्रोवर्शियल इससे बनाया कि उन्होंने चीफ जस्टिस का नाम भी ले लिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम भी ले लिया। जैसे चीफ जस्टिस साहब इतने फार है कि सारे कमिश्नरों को फ़ोन करेंगे आप, उन्होंने सिर्फ इंडिकेट डिवीजन फॉर एग्जाम्पल अगर बात मान ली फॉर रीजनिंग कि जी उस पर क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया। दूसरी बात यह है कि उनकी अपनी भी जो उनके अपने ताने बाने जो मिलते हैं, उनकी बड़े क्लोज रिलेशन एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, पीटीआई के साथ हैं, वो चीज़ें भी हैं। लेकिन कमिश्नर का रोल जो है वो उसमें इलेक्शन में नहीं होता। रोल जो होता है वो डीसी और अपने वो जो अपॉइंटिंग अथॉरिटीज़ हैं वो होती हैं। तो अगर ये इतने ही इनका ज़मीर आज जागा है तो 2018 में भी तो कहीं लगे हुए होंगे ना, तो ये क्या बयान देंगे 2018 का इलेक्शन साफ
आज इनका ज़मीर जागा तो 18 में ज़मीर सोया हुआ था, तो कहीं तो इनकी पोस्टिंग हुई होगी, डीसी होंगे, कुछ ना कुछ तो होंगे ना, तो उस वक्त तो इनका ज़मीर कभी नहीं जाग रहा था, सिर्फ इनको आज तो फिर तहकीकात होनी चाहिए इनके ऊपर। हाँ, तहकीकात तो देखिए मैंने ऑलरेडी पहले ही स्टेटमेंट इस पर उसी वक्त दे दी थी कि इसकी जो है वो तहकीकात होनी चाहिए और कौम को इस पर जो है वो बताना चाहिए कि क्या है, लेकिन इनके अपने बयान ने अपने बयानों की नफ़ी कर ली है। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि तहकीकात जल्दी होंगी और कौम को बताया जाएगा क्या। अच्छा, ये डीसी के इंकशाफात से नून लीग को किसी साजिश की बू आ रही है, तो आप लोग भी क्या उसे महसूस कर रहे हैं? एक कमिश्नर है, डीसी नहीं है गलबन, कमिश्नर। डीसी का तो रोल होते हैं इंपॉर्टेंट इलेक्शन में, कमिश्नर का नहीं होता। देखें अब ये तो पता चलेगा नहीं, कमिश्नर के इनकशाफात से उनको हुआ है। डीसी जी। देखिए अब ये तो मैंने पहले ही कह दिया ना, उन्होंने चीफ जस्टिस को भी निशाने पे रखा, चीफ इलेक्शन कमीशन को भी निशाने पे रखा। अब क्यों रखा, क्या वजूहत हैं? मतलब अब डिबेट की खातिर आप मुझे बताएं कि चीफ जस्टिस या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फ़ोन करेंगे कि आप ऐसे ऐसे करें, और जो उन्होंने इल्ज़ाम जो है लगाए कि 60-70 हज़ार वोट बोगस डालना बहुत बड़ी बात है। तो मुझे इस पर जो है बड़ी हैरत है। अब देखते हैं कि तहकीकात होती है, इस पर क्या निकलता है। सही, अब आगे बढ़ते हैं। फैसल साहब, मौलाना साहब ने एक इंटरव्यू में आसिफ अली जरदारी साहब को मफाहमत का बादशाह, उनको एक आम लुगत में कहा जाता है, लेकिन उन्होंने मफादात का बादशाह कहा है। ये आज से कुछ 15-16 महीने पहले तक से अगस्त तक ये बड़ी एक बेहतरीन दोस्ती चली है, अच्छी निभी है, गाड़ी छनी है, ये अचानक से क्या हो गया है? वक्ती बुखार ठीक हो जाएंगे, दोबारा मफाहमत के बादशाह के पास दवाई दे रहे हैं, मफाहमत के बादशाह ही दवाई दे रहे हैं, टॉफी देंगे, दवाई तो नहीं। अच्छा, बुखार के लिए टॉफी दे रहे हैं। देखिए ये उनकी जमात है, उनका अपना एक प्रोग्रेटिव है, उनको आज पता चले। देखिए वो बिल्कुल वो आसिफ अली जरदारी नहीं बन सकते। आसिफ अली जरदारी साहब मफाहमत के बिल्कुल बादशाह हैं, उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेकर चले। उनके अपने बयान में तजादात हैं। उन्होंने पहले तो कह दिया वो मुझसे तो फैज़ हमीद का नाम गलती से निकल गया, क्योंकि वो पीटीआई के साथ ताज़ा मिले थे, उन्हें नहीं पता कि वो उनके वो व्हाटएवर। उस वक्त फैज़ हमीद साहब पेशावर के कोर कमांडर थे। फिर उन्होंने बात की कि हम पीडीएम में जो है मैंने नहीं करना चाहिए था, और ये फैज़ और बाजवा कहने पे हुआ। ठीक है, आपने खुद भी सुना होगा जब एक खबर ब्रेक हुई थी या ज़रा चली थी कि जब अदम एतमाद हो रही थी तो बाजवा साहब ने कहा कि इमरान खान असम्बली तोड़ना चाहता है, इलेक्शन करना चाहता है, आप जो है अदम एतमाद न करो। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हम अदम एतमाद करेंगे। अब ये कह रहे कि करो, वो तो मना करने आए थे। और जो मिन्नतें इमरान खान साहब जरदारी साहब भी कर रहा था अपने दोस्त के जरिए, वो भी सबको पता है किस तरीके से मिन्नतें कर रहा था। लेकिन हमने कहा था जब कराची से शुरू हुए थे लॉन्ग मार्च, हमने कहा था या इस्तीफा दें या अदम एतमाद की तहरीक का सामना करें। हमने अदम एतमाद की तहरीक जमा करा ली है, और अदम एतमाद उस वक्त नहीं हुआ था। अदम एतमाद इमरान पे उस वक्त हो गया था जब यूसुफ रज़ा गिलानी इस्लामाबाद से सेंटर मुंतखब हो चुके थे। फिर उन्होंने फरमाइशी प्रोग्राम पे एतमाद का वोट लिया, और फिर उन्होंने फैज़ साहब कहा कि मैंने भी एतमाद का वोट लेना, मैं भी जिद्दी बच्चे की तरह है, मुझे भी दोबारा एतमाद दो। अदम एतमाद के अगले दिन एतमाद का वोट ले लिया, लेकिन लोगों ने फैसला कर दिया था। लिहाजा ये चीज़ें अब मौलाना फजल रहमान को छोड़ दी। और फिर देखें अदम एतमाद के बाद सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी कौन था? यही मौलाना फजल रहमान था। हाउसिंग, कम्युनिकेशन, सेफ्रॉन, रिलीज अफेयर की मशीन ले ली, गवर्नरशिप ले ली, 80% सूबाई काबीना खैबर खौफ की लेगी। जरदारी साहब और इनके दरमियान तलखी आई है, ये कहाँ पर आई है, क्यों आई है? देखिए इनको कुछ मिलना है नहीं, 4 मेंबर इनके पास, दुकान इनकी बंद हो चुकी है। ठीक है, चलो हुए कारतूस हो गए हैं। ठीक है, अब बारूद पीटीआई के लिए देसी बारूद भर रही है, कहाँ पर इनको हुकूमत मिल सकती है? वो तो इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा में हमारे हल्के में वो लड़ रहे थे, कह रहे थे मैं तो ये तो खैर नहीं आ रहे थे हल्के में, तलाशी गुमशुदा का इश्तिहार था। इनके भाई सारे कहते हैं चीफ मिनिस्ट्री केपी की तो हमारी है, भाई हमारा सदर पाकिस्तान बदले, हमारी बात हो चुकी है, हम ये हैं वो ये, तो उस पे बैठे हुए थे कि हम ये होंगे। उनको क्या पता था कि हमारे साथ ये होगा। आसान कर लें फैसल साहब, ये सदर साहब के हवाले से बिलावल साहब ने एक फरमाइश की है कि वो चाहते हैं आसिफ अली जरदारी साहब को सदारत के ओहदे पर देखें, और गालिबन मौलाना साहब की अपनी ये ख्वाहिश थी। तो ये तो मामला नहीं बना है कि उसके फौरन बाद ही फिर मौलाना साहब भड़के हैं और ये सारा इलेक्शन लड़े ना। अब नए इत्तेहाद जिनके साथ हो रहा है उनके बिहार पे इलेक्शन नॉमिनेशन पेपर जमा करें, इलेक्शन लड़े। जरदारी साहब तो डेफिनेटली इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे सदारत का, और इंशाल्लाह उनको सदर बनेंगे, हमारी कोशिश होगी। और मौलाना साहब भी लड़े, किसने मना किया? जी, मुल्क में मार्शल लॉ लग सकता है, ऐसे पीर पगारों ने बात की है, कल इमरजेंसी लग सकती है, आपको लगता है? देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, चाहे देखें आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पीएमएलएन को वोट कर रही है वो इसीलिए कर रही है कि इस मुल्क में हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि दूसरा इलेक्शन करें। आज अगर हमारे पास ऑप्शन है, अगर हम अपोजिशन में बैठते हैं तो फिर समझिए री इलेक्शन होने, इसीलिए हम पीएमएलएन को सपोर्ट कर रहे हैं और उनके कैबिनेट में भी नहीं जा रहे हैं, ताकि इस मुल्क में री इलेक्शन ना हो और एक वज़ीर आज़म है और हुकूमत है, एक पार्लियामेंट है, और इस मुल्क को हम आगे लेकर चलें।
माशाल्लाह जो है बदतरीन जमहूरियत जो माशाल्लाह से बेहतर होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माशाल्लाह के सामने बिल्कुल डट के खड़ी रही। हम जमहूरी जमातें और बाकी जमहूरी जमात से हम ये उम्मीद करेंगे कि माशाल्लाह का मुकाबला डट कर वो करेंगे। अच्छा सर, क्योंकि मैंने आपकी बात छेड़ दी है तो पीपल्स पार्टी के मुतालबात को गैर उसूली मुतालबात कहा जा रहा है। मुस्लिम लीग नून का जब कल इजलास हुआ तो उसमें इस तरह की बातें सामने आई। तमाम आईनी ओहदे लेकर भी आप लोग कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनना चाहते और हुकूमत साजी के लिए जो कारकर्दगी का सारा बोझ है वो फिर अल्टीमेटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर आएगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सारी डोरें होंगी, तो उनका कंसर्न जायज़ लगता है? देखिए ऐसी बात नहीं, हमारे पिछले 16 महीने का तजर्बा कोई इतना अच्छा तजर्बा नहीं था। हमारी सीसी में इस पर बहुत ज़्यादा मुखालफत हुई कि हम PMLN को सपोर्ट करें, क्योंकि पिछले 16 महीने के तजर्बे में हमारे जो खासकर अपना KP और बलूचिस्तान अपना पंजाब के दोस्त थे, मेम्बरान थे, उनको फ़ंड तक नहीं दिया गया। वहाँ पर हम हुकूमत में होते हुए भी हमारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और बहुत सी चीज़ें लोगों की शिकायत थी। लिहाजा हमने इस पर यह फैसला किया कि हम हुकूमत को जो है सपोर्ट करेंगे और ये भी कहते थे कि ये देखिए 16 महीने की हुकूमत है, इत्तेहादी हमें नहीं चलने देते, हमें मजबूरियाँ हैं। हम कहते हैं वो सारी मजबूरियाँ ख़त्म हो, ये हुकूमत को लेकर चलें, ये पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालें। तो सर ये स्ट्रॉन्ग हुकूमत होगी? स्ट्रॉन्ग हुकूमत कहाँ होगी? ये डिपेंड करता है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। सर हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो कमेटी बनी है वो कहाँ तक पहुंची है? कितने इजलास हो चुके हैं उसके? आज भी बैठक लगी है? 4 इजलास आज तक 4 इजलास हो चुके हैं। बातचीत जारी है, पॉजिटिवली जा रही है और होपफुली 1-2 इजलासों में कुछ ना कुछ फैसले हो जाएंगे। ठीक सर, जरदारी साहब ने ऐलान किया कि बलूचिस्तान का अगला वजीर आला जो है वो जियाला होगा और आईनी ओहदों के हवाले से भी आप लोग बात कर रहे हैं, तो ये तमाम आईनी ओहदे, नैयर बुखारी साहब कल मौजूद थे तो वो कह रहे थे कि यस हमने डिमांड की है तमाम में, तो सेनेटर जो मीटिंग्स के हवाले से बात हो रही थी तो इसमें हो रहे हैं, डिस्कस हो रहे हैं और PMLN से बात हो गई है, तमाम आईनी ओहदे आप लोगों को मिलने जा रहे हैं, गवर्नरशिप हो गई, आपके स्पीकरशिप हो गई। देखिए मैंने पहले कहा 3 ओहदे जो है ना मेन प्रेसिडेंट, क्योंकि पहले स्पीकर का इलेक्शन है, फिर प्राइम मिनिस्टर का होगा, फिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन है जी, उसके बाद फिर सेनेट का इलेक्शन, उसके बाद चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है। तो हम इंशाल्लाह तीनों सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे। हम अपनी इत्तेहादी जमातों से जो है वो डिमांड करेंगे कि हमें सपोर्ट करें और गवर्नरशिप्स भी हमने मांगी हैं। फैसल साहब इसकी रीज़न क्या है, क्यों तमाम आईनी ओहदे आप अपने पास रखना चाहते हैं? हम इलेक्शन लड़ेंगे, अगर कोई हमें सपोर्ट नहीं करना चाहता उनकी मर्जी है। हम तो इलेक्शन तो देखिए हमारे पास मेंबर्स तो है ना। नहीं सर, इस इलेक्शन तो आप लोग वजीर आजम का भी लड़ सकते हैं ना, लेकिन नहीं लड़ रहे हैं। ग्राउंड आपने दे दिया PMLN को। नहीं, आईनी ओहदों का इलेक्शन लड़ना और वजीर आजम का इलेक्शन लड़ने में फ़र्क है। अगर हम वजीर आजम का इलेक्शन लड़ते हैं तो मतलब ये है कि हम प्री इलेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब अपने नंबर्स नहीं पूरे कर सकते, PTI अपने नंबर पूरे नहीं कर सकती। PTI तो अपने दरवाजे सबके लिए बंद किए हुए हैं, उनके साथ तो बातचीत नहीं हो सकती और अब 2 जमातें रह गए हैं, उसमें से या शहबाज शरीफ साहब को या हम वोट करेंगे या अपोजिशन में बैठेंगे। वोट करेंगे तो वो वजीर आजम बनेंगे, वोट नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में अगला इलेक्शन होगा। यानी नून लीग सपोर्ट करे या ना करे, सदारत के लिए, स्पीकरशिप के लिए पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ेगी और इंशाल्लाह वो हमें सपोर्ट करेगी। अगर वो ना करें तो इफ एंड बट पे तो आप बहुत सी बातें कर सकते हैं। अगर ये तय है, अगर मगर की ना करना, मैं तो पूछ रही हूँ ना, मैं तो खबर ले रही हूँ आपसे, तय हो गया है, सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला सपोर्ट करेंगे। कल सरफराज बुगटी साहब ने अपनी रिहाइश जगह पर इशाइये का एहतमाम भी किया है। ये समझा जाए कि अगले जो वजीर आला के उम्मीदवार हैं वो सरफराज बुगटी साहब ही होंगे? पीपल्स पार्टी के जितने भी 11 चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार कोई भी बन सकते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फैसल करीम कुंडी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहती हूँ, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सरवर बारी साहब भी प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आपको खुशामदीद कहूँगी। बारी साहब मुझे ये फरमाइए, सियासी जमातें इंतखाबी नताइज पर उंगलियाँ उठा रही हैं, इल्ज़ामात भी उनकी जानिब से लगाया जा रहा है, सरकारी ऑफिसर एतराफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने नताइज तब्दील किए हैं, इलेक्शन कमीशन इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर रहा है। कौन दुरुस्त कह रहा है, कौन गलत कह रहा है सर, तय कैसे होगा ये? देखिए इलेक्शन जो है वो हर कदम पर, हर जो स्टेप है उसके ऊपर उसका एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होता है। चाहे हमारे नाम है, हम वोटर्स हैं तो हमारे वोटर्स की जो रजिस्ट्रेशन है उसका भी एक रिकॉर्ड है और वोट डालते वक्त भी हमारा जो है वो हमारे इलेक्टोरल रोल के ऊपर होते हैं। हम जो वोट डालते हैं उसके ऊपर भी सीरियल नंबर होते हैं, सब चीज़ें, और जो वोट हम डालते हैं उसकी काउंटर फाइल पे भी होता है। तो सबूत तो बहुत हैं जी। और सबसे आखिर में जो है फॉर्म 45 जो तैयार होता है, उससे पहले खाली बक्से दिखाए जाते हैं, फॉर्म 42 तैयार होता है।
मतलब कोई दर्जन भर के करीब जो है ना वो फॉर्म्स हैं, और फिर जो बैलेट पेपर बच जाते हैं, बैलेट पेपर्स का काउंट का फॉर्म होता है 46 और 47 जो है फाइनली इलेक्शन रिजल्ट्स के बारे में होता है कॉन्स्टिट्यूंसी का। सो वी हैव ऑल दी डॉक्यूमेंट्स, हमारे पास हर किस्म का जो कागज के ऊपर प्रूफ है, अंगूठे हैं, साइन है, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, जो प्रिजाइडिंग अफसर्स हैं, जो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर्स हैं, और जो फिर पोलिंग एजेंट्स हैं उनके दस्तखत हैं, और अगर वहाँ कोई इलेक्शन ऑब्जर्वर बैठा है तो उसके भी दस्तखत लिए जाते हैं और शनाख्ती कार्ड भी लिखे जाते हैं। तो इसलिए प्रूफ तो बहुत ज्यादा हमारे पास है, एक नहीं है। अगर कहीं कोई टेम्पर किया गया है तो उसको ढूंढना कोई इतना मुश्किल काम नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। तो इसलिए इस वक्त जो बड़ा तनाजा है वो है कि क्या जो इलेक्शन रिजल्ट्स दिए गए हैं फॉर्म 47 के मुताबिक, क्या वो वाकई एग्रीगेटेड फिगर है जो जिस तरह वोट लोगों ने डाले हैं या नहीं है। यानी कि फॉर्म 45 का एग्रीगेशन जो है वो फॉर्म 47 है। हमने खुद, हमारी तंजीम पतन तरक्याती तंजीम ने कोई 6 हलकों का हम कर चुके हैं इस वक्त ऑडिट, और जो पीटीआई कह रही है या कोई और पार्टियां कह रही हैं तो बिल्कुल उसके मुताबिक साफ नजर आ रहा है कि जो पार्टी जीत रही थी उसके वोट बिल्कुल उलट कर दिए गए। यानी कि जो पार्टी के 73,000 वोट थे उसको 37 कर दिए गए, और जिसके 37 थे उसको 73,000 कर दिया गया। अच्छा। तो ये तो मैसिव लेवल पर हुआ है। बारी साहब, आप जिन 6 हलकों की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं कौन से वो 6 हलके हैं? जी, NA 46, 7, 48, NA 53, NA 54। तो ये जो है हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है, और फॉर्म 45 एक पोलिंग स्टेशन के बाजू का हमारे पास कई पार्टियों की तरफ से आए हैं, और वो सिमिलर हैं, सेम है। उसमें कोई ये नहीं है कि एक पार्टी ने एक दिया दूसरी पार्टी ने दूसरा दिया। सही। तो ये सिर्फ इस्लामाबाद के 3 हलकों में जो है वो पीटीआई के तकरीबन 1,20,000 के लगभग जो वोट है वो कम किए गए हैं, और वो वोट जो है जो पीएमएलएन के वोट थे वहां जाके उनको डाल दिया गया है। यानी कि पीएमएलएन को 1,30,000 इजाफी वोट दिए गए हैं। जब आप उनको टैली करेंगे फॉर्म 45 के साथ, तो ये तीनों हलकों की जो नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी की है वो वापस लेनी पड़ेगी उनको, उसको छुपा नहीं सकते। जी सर, लेकिन उसके लिए फिर फोरम्स मौजूद है ना, इलेक्शन कमीशन मौजूद है, अदालत मौजूद है। ये अगर इश्यूज वहां पर टेकअप किए जाते या वहां पर उठाए जाते तो ये ज्यादा बेहतर ना होता। सर ये फरमाइए, हमारी बदकिस्मती है हर इलेक्शन के बाद जी, हर इलेक्शन के बाद बारी साहब धांधली के इल्जामात आते हैं सामने जी। 2013, 2018 और अब 2024 सर, ये इलेक्शन भी पिछले इलेक्शन जैसे ही हुए हैं? फिर नहीं, पिछले इलेक्शन की निस्बत जमीन आसमान का फर्क है। ये स्केल नहीं था। किसी पार्टी ने जिसने इल्जाम लगाया था आज तक कोई सबूत नहीं दिया। मैंने सेनेट की कमेटी में कहा था कि जिसके पास सबूत हैं वो क्यों नहीं लेके आते। जो कह रहे हैं, जो पार्टियां कह रही हैं धांधली होगी, उनके वोट चेंज कर दिए, तो कुछ सबूत लेके आए। पीटीआई तो इस दफा सबूत लेके आई है, हमारे पास भी सबूत है। तो इसलिए फर्क है, स्केल का फर्क है, तरीकाकार का फर्क है। 2018 में किसी पार्टी का इंतखाबी निशान नहीं छीना गया था, लोगों को जेलों में नहीं डाला गया था, लोगों को इस मुसीबत में नहीं डाला था कि वो याद करते फिरे कि उन्होंने जिस पार्टी को या कैंडिडेट को वोट देना है उसका सिंबल क्या है। सही। तो ये जो इस वक्त किया है ये तो बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, जुर्म है। पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा जुर्म जो है 1970 के बाद किया जा रहा है। 1970 में हमने इंतखाबात कराए, हमने रिजल्ट मानने से इनकार कर दिया, मुल्क को 2 लाख कर दिया। आप कह रहे हैं, हम यही काम कर रहे हैं। ये पिछले से बहुत बड़े स्केल पर, बहुत बड़े पैमाने पर जो भी कुछ हुआ है वो हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरवर बारी साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह आपसे मुल्क कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।